मार और देश में दो तस्वीरों की सबसे ज्यादा चर्चा है। पहली, दिल्ली में नई सरकार का राज्याभिषेक और दूसरी एनडीए का शक्ति प्रदर्शन। दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के बाद देश में एनडीए का स्कोर 21 हो गया है, जबकि हालांकि 2018 में भी एनडीए का यही स्कोर था, लेकिन तीसरे टर्म में भी ये स्कोर बरकरार रखना नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा अचीवमेंट है। अब चैलेंज बिहार और बंगाल का है। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। दिल्ली सरकार का राज्याभिषेक, मंच पर एनडीए का शक्ति प्रदर्शन। इक्कीस राज्यों में एनडीए की सरकार, अगला नंबर बंगाल और बिहार। मोदी की गारंटी विनिंग फैक्टर, तो क्या क्लियर है 2029 की पिक्चर? दिल्ली से आई इस तस्वीर को देखकर विरोधियों की नींद उड़ चुकी है। इंडिया गठबंधन का एक एक सहयोगी दल सख्ते में है। दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी के काबिज होने से केजरीवाल परेशान हैं। ममता बनर्जी को अभी से बंगाल चुनाव की चिंता सताने लगी है और बिहार की सत्ता पर काबिज होने का ख्वाब सजा रहे तेजस्वी यादव भी टेंशन में आ गए हैं। और सबका ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण है रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण के बाद आई ये तस्वीर। इस तस्वीर में जेडीयू से लल्लन सिंह और संजय झा हैं, टीडीपी से चंद्रबाबू नायडू हैं, जनसेना पार्टी से पवन कल्याण हैं, एजेएसयू के सुदेश महतो हैं, शिवसेना से एकनाथ शिंदे हैं, एनसीपी से अजित दादा पवार हैं, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा हैं, निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद हैं, अपना दल सोनेलाल की अनुप्रिया पटेल हैं, नेशनल पीपल्स पार्टी के कॉनराड संगमा हैं और नॉर्थ ईस्ट के वो तमाम नेता हैं जो इस वक्त मोदी की गारंटी के साथ जुड़ चुके हैं। दो 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। जनता ने 2014 और 2019 के बाद 2024 में भी इंडिया गठबंधन के तमाम वादे और विपक्षी एकता को दरकिनार करते हुए मोदी की गारंटी को चुना। नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म में 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें झारखंड और जम्मू कश्मीर को छोड़कर 6 राज्यों में एनडीए की सरकार बनी और दिल्ली की जीत के साथ अब 21 राज्यों में एनडीए की सरकार है। हमारे अपने भाजपा के 21 राज्यों में भाजपा की सरकार का बनना ये अपने आप में बड़ी बात है और खासकर इसका सबका मजा तब बढ़ जाता है जब दिल्ली में 27 साल बाद हमारी अपनी बहन मुख्यमंत्री करके शपथ लेती है। मेरी अपनी ओर से उनको शुभकामना भी है। एनडीए के सारे लीडर्स के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का आज भोजन प्रसाद का कार्यक्रम था और फिर फोटो सेशन का कार्यक्रम था और बिहार जीतने की तैयारी। दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के बाद बीजेपी ने अपना 2018 वाला रिकॉर्ड एक बार फिर टच कर लिया है। 2018 में भी 21 राज्यों में एनडीए गठबंधन की सरकार थी। इससे पहले ये रिकॉर्ड इंदिरा गांधी के नाम पर था, लेकिन मोदी ने न सिर्फ इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ा बल्कि 2025 में एक बार फिर अपना स्कोर बरकरार रखा है। हालांकि चुनौती अब बिहार को बचाने और ममता दीदी के गढ़ पश्चिम बंगाल में सत्ता पाने की है। दिल्ली में जीत के बाद टीम मोदी इसी प्रोजेक्ट पर वर्क कर रही है। तो दिल्ली में रेखा राज का आगाज हो गया और रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सीधे मां यमुना के द्वार पर पहुंची और पहली बार है कि किसी मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक से पहले पूरी कैबिनेट के साथ यमुना आरती की हो। आरती के बाद कामकाज की शुरुआत की। शपथ के साथ ही रेखा गुप्ता ने अपनी सरकार का एजेंडा क्लियर कर दिया है। मोदी की गारंटियों को पूरा करने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया है।
नई मुख्यमंत्री, नई लीडरशिप, नया मैसेज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया मॉडल। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही रेखा गुप्ता ने सरकार के एजेंडे को क्लियर कर दिया है। उन गारंटियों की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं जो चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनता को दी थी। वैसे तो नई सरकार पर अपने कई वादों को निभाने की चुनौती है, लेकिन वो 3 बड़े वादे जो दिल्ली की जनता से प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, उस पर एक्शन प्लान तैयार हो गया है। पहला वादा यमुना सफाई का, जो दिल्ली चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा था। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने यमुना सफाई की गारंटी दी थी। अब शपथ के फौरन बाद और कैबिनेट बैठक से पहले ही सीएम ने स्वच्छ यमुना का संकल्प लिया है। आजादी के बाद दिल्ली की राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार है कि शपथ के बाद कोई सरकार सीधे मां यमुना के द्वार आई। कैबिनेट बैठक से पहले मां यमुना की आरती की। हमारी प्राथमिकता रहेगी मां यमुना को फिर से उनके पुराने साकार स्वरूप में लेके आना, साफ सुथरा करना, दिल्ली को वो यमुना माई का फिर से आशीर्वाद देना जिसके वो अधिकारी हैं। दिल्ली चुनावों में मोदी की दूसरी बड़ी गारंटी थी दिल्ली को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने की, और शीश महल सबसे बड़ा मुद्दा था। अब पीएम की उस गारंटी पर भी एक्शन का ऐलान कैबिनेट मीटिंग में हो गया है। मतलब सबसे पहले सीएजी रिपोर्ट पेश होगी। एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा जनता का, और निश्चित रूप में जो काम, जो भ्रष्टाचार पीछे हुआ है वो उजागर होगा। दिल्ली में मोदी की एक और बड़ी गारंटी पर भी रेखा गुप्ता की पहली कैबिनेट ने मोहर लगा दी। मतलब अब दिल्ली वालों को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा, जिसका वादा प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण पर बीजेपी के दिग्गजों ने क्या कहा, ये भी सुनिए। यशस्वी प्रधानमंत्री की दूरंदेशी जो नीतियां हैं उसी का परिणाम है। हमारे जैसे लोगों को मुख्यमंत्री बनता है। मेरे परिवार में कोई सांसद, विधायक, मंत्री नहीं है, लेकिन हमको मुख्यमंत्री बना के बताया। ऐसे सबका साथ सबका विकास केवल कहते नहीं है, वो करके दिखाते हैं। दिल्ली विकसित दिल्ली बनेगी। दिल्ली के लोगों का सपना भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में पूरा करने जा रही है। चलने वाली सरकार, उनके आशीर्वाद से बनी हुई सरकार। जैसे रेखा गुप्ता जी का नाम रेखा गुप्ता है, लेकिन वो दिल्ली की भाग्य रेखा बनेंगी, विकास की रेखा बनेंगी, अविरल निर्मल यमुना मैया के प्रवाह की रेखा बनेंगी, स्वच्छता की रेखा बनेंगी। और आने वाला समय बहुत ही, जैसा दिल्ली को देश देखना चाहता है, दुनिया देखना चाहती है, वैसी दिल्ली बनेगी, ऐसा हमें विश्वास है। और आज लग रहा है कि दिल्ली नहीं बल्कि देश जीता है एक बार फिर से। देखिए, कुंभ में तो सबको बुलाए हैं, सब लोग आए हैं और सब ने वहां आस्था की डुबकी लगाए हैं। और जो लोगों को समय मिलेगा वो दिल्ली की सेवा में लगेंगी, तो हम प्रयागराज के संगम का पवित्र जल यहाँ दिल्ली पहुंचाएंगे। जाहिर है शपथ के साथ ही रेखा गुप्ता सरकार का ये एक्शन मोड दिल्ली वालों को उम्मीद जरूर देगा कि डबल इंजन की सरकार में पूरी होगी मोदी की हर गारंटी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो शपथ ग्रहण के बाद दिल्ली सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है और सीएम रेखा गुप्ता ने बतौर सीएम कामकाज शुरू कर दिया है। सरकार के लिए आगे के 100 दिन का एक्शन प्लान बन चुका है और अब बारी है इस एक्शन प्लान को जमीन पर उतारने की। सरकार के सामने फिलहाल 4 बड़ी चुनौतियां हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। शपथ लेती हूं कि रेखा गुप्ता का राज्याभिषेक और दिल्ली में नई सरकार का आगाज। इसी के साथ ही दिल्ली को मिल गई है बीजेपी की डबल इंजन की सरकार। नई सरकार में जश्न के बीच अब शुरू हो गई है 4 चैलेंज पूरा करने की प्रक्रिया। रेखा सरकार के सामने 4 बड़ी चुनौतियां हैं, जिसे पूरा करने के लिए उनके पास 100 दिन का एक्शन प्लान भी तैयार है। पीएम मोदी के विजन को दिल्ली में अमली जामा पहनाने के लिए टीम रेखा गुप्ता पूरे एक्शन में है। दिल्ली के चुनावी रण में यमुना की सफाई बड़ा अहम मुद्दा रहा है। रेखा सरकार की प्राथमिकताओं में यमुना की सफाई सबसे पहले नंबर पर है। दिल्ली की नई सरकार के सामने चुनौती है कि वो दूषित यमुना को पूरी तरह साफ करें। आपको लगता है कि माँ यमुना का भी श्राप उनको लगा है? उन्होंने कहा था कि आप भी हरियाणा से हैं और हरियाणा वालों ने उसमें जहर मिलाया। देखिए, ये सोच में विकार है। जो इस प्रकार की बातें वो कह सकते हैं और सोच सकते हैं। माँ यमुना के प्रति जो उनका दायित्व था उन्होंने पूरा नहीं किया, और कारण कुछ भी हो सकता है, परंतु हमारी आस्था का प्रतीक है यमुना माई, और हम आज यमुना माँ से आशीर्वाद लेने भी जाएंगे।
27 साल बाद दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई बीजेपी सरकार के सामने दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने की चुनौती है। उम्मीद की जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च से दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। महिलाओं के लिए भी बड़ी घोषणाएं की हैं, दलितों के लिए बड़ी घोषणा की है, गरीबों के लिए घोषणा की है। क्या लगता है कि पहली कैबिनेट होगी, ये सारी घोषणाएं उसी में पूरी होंगी या इंतजार करना पड़ेगा? पहली कैबिनेट का एजेंडा हम लोग आज मिलकर तय करेंगे। आज पहली कैबिनेट होगी, सब हमारे विधायकगण वहाँ, हमारी कैबिनेट वहाँ रहेगी और आगे का लेआउट प्लान उसी के लिए अकॉर्डिंगली तय किया जाएगा। सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की राजधानी में साफ सफाई का मुद्दा हमेशा से ही बना रहा है। दिल्ली के चुनावों में भी गंदगी, साफ सफाई का मुद्दा छाया रहा। बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार के सामने साफ सफाई की चुनौती और जगह जगह फैली गंदगी से दिल्ली वालों को जल्द राहत देने की उम्मीद है। साफ पानी, साफ हवा, गंदगी को बाहर करना, साफ यमुना जी को लेके आना, ये हमारी प्राथमिकता रहेंगी। दिल्ली को दोबारा से दिल्ली बनाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। दिल्ली की खस्ताहाल सड़कों का मुद्दा चुनावी समर में छाया रहा। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार के सामने ये बड़ा चैलेंज है कि वो दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सड़कें दे। कि चुनौतियां तो हर कार्य में होती है और दिल्ली जैसा राज्य जो देश की राजधानी है, जो पिछले 12 साल में कितना ज़्यादा पिछड़ गया है, ये देश की जनता देख रही है, दिल्ली के लोग महसूस कर रहे हैं आज। पर अच्छी बात यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व हमारे साथ है। उन्होंने जो विज़न दिल्ली के लिए देखा है, विकसित दिल्ली, उसे पूरा करना ही हमारा लक्ष्य है और हम लोग मिल करके दिल्ली के सम्मान में, दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली की समृद्धि के लिए काम करेंगे और विकसित दिल्ली का सपना मोदी जी का पूरा करेंगे। ये दिल्ली की नई सरकार के वो प्रमुख एजेंडे हैं जिससे जल्द विकसित दिल्ली को बनाने में मदद मिलेगी। तो बिहार में कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसी बीच सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन के खेमे में खलबली मच गई है। लंबे वक्त से आरजेडी के बैसाखी पर चल रही कांग्रेस ने चुनावी तंत्र को टाइट कर दिया है और राहुल गांधी खुद भी बिहार में एक्टिव हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने 40-50 सीट जीतने का दावा कर दिया है। पिछले चुनाव में मात्र 27% का स्ट्राइक रेट रखने वाली कांग्रेस पार्टी को इतनी सीटें जीतने के लिए कितनी सीटों पर लड़ना होगा, ये रिपोर्ट में देखिए। हमको 40 से 50 सीट निश्चित रूप से बिहार विधानसभा में आएगा। क्या बिहार में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती है? क्या बिहार में आरजेडी कम सीट पर, कांग्रेस ज्यादा सीट पर लड़ेगी? क्या लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव कांग्रेस को ड्राइविंग सीट सौंपेंगे? कांग्रेस के दबाव में आरजेडी कितने सीटों पर लगाएगा दांव? बिहार कांग्रेस के नए नवेले प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के सामने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के इस बयान से महागठबंधन के खेमे में खलबली मच गई है। सियासी गलियारों में कई सवाल तैरने लगे हैं कि कांग्रेस आरजेडी पर दबाव की राजनीति कर रही है। सीटों की बार्गेनिंग के लिए कांग्रेस ऐसा बयान दे रही है। हम लोगों के सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के लोग, महिला कांग्रेस के लोग ठीक ढंग से अगर अभी से काम में जुट जाएं, तो मैं कोई कारण नहीं देखता कि आज जहां हम लोगों की विधानसभा में संख्या 19 है, उसको हम 40-50 नहीं पहुंचा सकते हैं। बिहार चुनाव में सीटों का बंटवारा सही तरीके से हुआ तो कांग्रेस 40 से 50 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। क्या कांग्रेस की ये नसीहत आरजेडी और तेजस्वी यादव को है? पिछले चुनाव में कांग्रेस पर तोहमत लगी सबसे खराब स्ट्राइक रेट की। 2020 के चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी और मात्र 19 सीट जीत पाई। कांग्रेस की जीत का प्रतिशत 27.14 रहा। 27 के स्ट्राइक रेट से कांग्रेस को 40-50 का टारगेट साधने के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना होगा। 2020 के स्ट्राइक रेट के मुताबिक कांग्रेस को 40 सीट जीतने के लिए 150 सीट पर लड़ना होगा और 50 सीट जीतने के लिए 185 सीटों पर लड़ना होगा। बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 243 है। इसकी आधी संख्या 122 है और कांग्रेस तो 150 से 185 सीट वाली रणनीति पर मंथन कर रही है। बड़ा सवाल है कि क्या बिहार में आरजेडी की बैसाखी छोड़ कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर आना चाहती है? क्या आरजेडी कांग्रेस को अपने से ज्यादा सीट देने को तैयार होगी? क्या बिहार में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती है? क्या बिहार में आरजेडी कम सीट पर और कांग्रेस ज्यादा सीट पर लड़ेगी?
कांग्रेस के दबाव में आरजेडी कितने सीटों पर दांव लगाएगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव कांग्रेस को ड्राइविंग सीट सौंपेंगे? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी बिहार में ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। कांग्रेस की चुनावी मैनेजमेंट की टीम को एक्टिव कर दिया गया है। दिल्ली के 6 चुनाव में 00 की हैट्रिक लगाने वाली कांग्रेस की नजर अब बिहार चुनाव पर है। देखना होगा कि आरजेडी कांग्रेस के दबाव में आता है या कुछ अलग दांव लगाता है। पटना संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ जैसे जैसे समापन की तरफ बढ़ रहा है, भीड़ उसी रफ्तार से बढ़ती जा रही है। महाकुंभ में स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ दिन रात बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ के समापन में अब एक हफ्ते का समय भी नहीं बचा है। ऐसे में जो लोग अब तक महाकुंभ में स्नान करने नहीं जा सके हैं, उनका टारगेट इन्हीं चंद दिनों में त्रिवेणी में स्नान करना है। बड़ी संख्या में लोग स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या उन लोगों की है जो इंतजार कर रहे थे कि अंतिम दौर में भीड़ कम होगी और इत्मीनान से दर्शन करेंगे। लेकिन महाकुंभ के प्रति लोगों की आस्था ने जब से महाकुंभ शुरू हुआ तब से अब तक किसी भी वक्त संगम की धरती को खाली नहीं होने दिया। अब तक 57 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। शुरुआती दिनों में जहां आंकड़ा प्रतिदिन 50 लाख के एवरेज से चल रहा था, वो अंतिम के दिनों में 1 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा होती है, लेकिन दिन हो या रात किसी भी समय त्रिवेणी श्रद्धालुओं से खाली नहीं दिख रही है। देख सकते हैं सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और इस वक्त हम मौजूद है उस सड़क पर जो संगम की ओर जाती है मीडिया सेंटर से। आप देख सकते हैं इसे काली सड़क कहते हैं और काली सड़क पर श्रद्धालुओं का रेला टूटने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 5 दिनों से लगातार हर दिन 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और यहाँ पर श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने का एक नया रिकॉर्ड बना है। लगभग 57 करोड़ लोगों ने 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा से जब से यह स्नान पर्व शुरू हुआ है अब तक आस्था की डुबकी लगाई है। सूर्य की लालिमा आप देख रहे हैं कि सूर्य जैसे निकल रहे हैं, उसी तरह से श्रद्धालुओं की भी संख्या यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। अब मौसम भी बेहद अच्छा है जिसकी वजह से देश के कोने कोने से लगभग हर राज्य से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। 144 साल बाद आए इस महाकुंभ में हर कोई पुण्य का भागीदार बनना चाह रहा है। देश दुनिया के कोने कोने से लोग महाकुंभ में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। कोटा झालावाड़ से आए राजस्थान से जी। यहाँ पर कैसी व्यवस्थाएं देख रहे हैं? कुछ पैदल भी चलना पड़ा होगा? व्यवस्थाएं तो बढ़िया है, काफी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे योगी जी की और हम इससे प्रसन्न हैं। हम झालावाड़ से आए, श्रद्धा की वजह से भी आ रही है यहाँ पे। लोगों की श्रद्धा है। 144 वर्ष का जो मामला है वो कितना काम कर रहा है? बहुत ज्यादा काम कर रहा है वो। अनुमान से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने के बावजूद भी किसी तरह की अव्यवस्था नहीं देखने को मिली है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। लोग आ रहे हैं और स्नान करके अपने घर वापस जा रहे हैं। हर व्यक्ति व्यवस्था की तारीफ कर रहा है। इंदौर से अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे स्नान की, आने जाने की व्यवस्था सब अब की बार पहले जितनी भी चीजें पिछली बार हुई थी उसके हिसाब से अब की बार अच्छी व्यवस्था दिख रही है मुझे। ये यहाँ पे प्रशासन की जो व्यवस्था है वो शानदार व्यवस्था है। इसी को देखते हुए पूरे श्रद्धालु आ रहे हैं स्नान करने के लिए गंगा जी का। और आपने स्नान कर लिया, कैसी व्यवस्था थी संगम में? बढ़िया शानदार स्नान हुआ, बढ़िया मजा आ गया। महाकुंभ मेले में आ रहे लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। इसके बावजूद भी उनके चेहरे पर बिल्कुल थकावट दिखाई नहीं दे रही। जो यहाँ पर अपने सर पर गठरी लिए, झोला लिए और एकदम यहाँ पर पैदल चले आ रहे हैं। लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी इन्हें कोई थकान नहीं है और यहाँ पर तमाम श्रद्धालु जो है वो पहुँच रहे हैं और यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने को लेकर सभी के मन में ऐसी कामना है कि वो यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाएं और इसी भावना के साथ लोग यहाँ पर बढ़ते आ रहे हैं और आने वाले दिनों में यह आंकड़ा 60 से 65 करोड़ तक भी पहुँच सकता है। कैमरा पर्सन विपिन राय के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए।